हाय फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो के माध्यम से फिर से मैं आपके बीच हिस्ट्री से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाया हूँ जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछी जाती है। देखिए, गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो राइट आंसर है आपका कुतुबुद्दीन ऐबक। 4 ऑप्शन है, आप देख लीजिए, लेकिन मैं वीडियो के माध्यम से आपको राइट आंसर और उसका सलूशन बताने जा रहा हूँ। देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 1210 ईस्वी में गुलाम वंश का संस्थापक था, जिसे मोहम्मद गौरी ने नियुक्त किया था और वह मोहम्मद गौरी का गुलाम था। इस वंश ने दिल्ली की सत्ता पर 1206 से 1290 ईस्वी तक राज किया। इस वंश के शासक या संस्थापक गुलाम अथर दास थे, न कि राजा। इसीलिए इस वंश को मामलुक वंश भी कहा जाता है। अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको देखते देखते ही सारा क्वेश्चन याद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि दिल्ली का प्रथम वैधानिक सुल्तान कौन था? 4 ऑप्शन है, जिसमें राइट आंसर है आपका इल्तुतमिश। तो दिल्ली का प्रथम वैधानिक सुल्तान आपका इल्तुतमिश था। देखिए, फरवरी 1229 में बगदाद के खलीफा से इल्तुतमिश को प्रमाण पत्र अर्थात इलहत प्राप्त हुआ और खलीफा ने इल्तुतमिश को सुल्तान ए आजम की उपाधि प्रदान करते हुए उसके द्वारा विजित प्रदेशों का उसे शासक घोषित कर दिया और इल्तुतमिश का शासनकाल 1210 से 1236 ईस्वी तक रहा। तो क्वेश्चन समझ गए। अब समझिए, अगला क्वेश्चन है कि उत्तर भारत में चांदी का टंका जारी करने वाला मध्यकालीन शासक कौन था? तो वो देखिए, राइट आंसर है 4 ऑप्शन में इल्तुतमिश। तो इल्तुतमिश ही थे। इल्तुतमिश के द्वारा शुद्ध अरबी सिक्के चलाए गए और उसी ने चांदी का टंका एवं तांबे का जीतल प्रचलित किया, जिस पर खलीफा का नाम अंकित होता था। इससे पहले सोने के सिक्कों पर नागरी लिपि और हिंदुओं के प्रचलित प्रतीक जैसे शिव का नंदी और चौगान घुड़सवार अंकित होते थे। चांदी का टांका 175 ग्रेन का होता था। समझ सकते थे पहले का लोग कितना इंटेलिजेंट थे। अब देखिए, अगला क्वेश्चन है कि दिल्ली के किस सुल्तान के विषय में कहा गया है कि उसने रक्त और लौह की नीति अपनाई थी? 4 ऑप्शन है, जिसमें राइट आंसर आपका बलबन। तो बलबन है। देखिए, गयासुद्दीन बलबन ने रक्त और लौह की नीति को अपनाते हुए अमीरों व विद्रोहियों का कठोरता से दमन किया। उसने राजत्व की विचारधारा का प्रतिपादन किया और इस विचारधारा के अनुसार सुल्तान पृथ्वी पर खुदा या ईश्वर का प्रतिनिधि अर्थात नियामत एक खुदाई है तथा सुल्तान का निरंकुश होना भी आवश्यक है। ये भी क्वेश्चन समझ गए। अगला क्वेश्चन है कि किसको द्वितीय सिकंदर के नाम से जाना जाता था? तो देखिए, द्वितीय सिकंदर के नाम से वो थे आपका अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने स्वयं को सिकंदर ए शानी द्वितीय सिकंदर घोषित किया था, क्योंकि वह विश्व विजेता बनना चाहता था और उसका शासनकाल दिल्ली में 1296 ईस्वी से 1316 ईस्वी तक रहा और वह अपने साम्राज्य का विस्तार दक्षिण में मदुरई तक कर चुका था। अलाउद्दीन का राजत्व सिद्धांत 3 मुख्य बातों पर आधारित था: निरंकुशवाद, साम्राज्यवाद और धर्म एवं राजनीति का पृथकीकरण। तो चलिए, ये 9 नंबर क्वेश्चन भी समझ गए। अगला क्वेश्चन है कि बाजार अधिनियम नीति किसके द्वारा लागू की गई थी? तो 4 ऑप्शन है, जिसमें राइट आंसर है अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा लागू की गई थी। तो बाजार अधिनियम नीति जो लागू किया गया था वो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। देखिए, अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार अधिनियम नीति अपने प्रमुख सैनिकों के रख रखाव के लिए प्रारंभ की थी, जिसका उद्देश्य था कम खर्च पर विशाल व केंद्रीकृत सेना रख पाना संभव हो सके। अलाउद्दीन खिलजी ने 3 प्रकार के बाजारों की स्थापना की। प्रथम, अनाजों का बाजार; द्वितीय, कपड़ों एवं अन्य सामग्रियों का बाजार, जिसे सराय ए अदल कहा जाता था, और तृतीय में घोड़ों, मवेशियों और गुलामों का बाजार था। ये भी समझ गए। अब देखिए, अगला क्वेश्चन है कि अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था?
तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका रामचंद्र देव। तो अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का जो शासक था वो रामचंद्र देव थे। देखिए, अलाउद्दीन ने मालिक कफूर के नेतृत्व में देवगिरी 1307 ईस्वी, तेलंगाना 1309 ईस्वी और होयसल 1311 ईस्वी का अभियान चलाया। उसने देवगिरी के यादव राजा रामचंद्र देव को पराजित किया। राजा रामचंद्र देव ने अपनी पुत्री का विवाह अलाउद्दीन से कर दिया, जिसके बदले अलाउद्दीन ने उसे 1 लाख टंका, 1 स्वर्ण छत्र एवं रायन की उपाधि प्रदान की। तो ये अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक जो थे रामचंद्र देव थे। समझ गए? अब देखिए, अगला क्वेश्चन है कि दिल्ली के किस सुल्तान ने खैरात विभाग, सरकारी अस्पताल और दफ्तर ए रोजगार बनवाया था? तो 4 ऑप्शन है, जिसमें राइट आंसर है आपका फिरोज शाह तुगलक। देखिए, फिरोज शाह तुगलक का शासनकाल जनहित के कार्यों व ब्राह्मण या हिंदू विरोधी के रूप में प्रसिद्ध रहा और इसके काल में दीवान ए खैरात, असहाय व गरीबों की मदद के लिए दीवान ए बंदगान, दास विभाग, दारुल सफ़ा, सरकारी अस्पताल, दफ्तर ए रोजगार की स्थापना की गई। अब देखिए, अगला क्वेश्चन है कि दिल्ली का सुल्तान जिसने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था तो कौन थे? तो दिल्ली का सुल्तान जिसने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था वो था आपका फिरोज शाह तुगलक। 4 ऑप्शन राइट आंसर फिरोज शाह तुगलक है। देखिए, फिरोज शाह तुगलक ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला प्रथम मुसलमान शासक था और इस कर के विरोध में दिल्ली के ब्राह्मणों ने भूख हड़ताल कर दी तथा अंत में दिल्ली के हिंदुओं ने ब्राह्मणों के बदले स्वयं इस कर को चुकाने का निर्णय लिया था। फिरोज शाह तुगलक को मध्यकालीन भारत का प्रथम कल्याणकारी निरंकुश शासक कहा जाता है और इसे सुल्तान युग का अकबर भी कहा जाता है। तो ये भी क्वेश्चन समझ गए। अगला क्वेश्चन है, मोरक्को देश की यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया? 4 ऑप्शन है, जिसमें राइट आंसर है मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में मोरक्को देश का यात्री इब्न बतूता आया। देखिए, इब्न बतूता 1333 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था और वह अफ्रीका के मोरक्को का निवासी था। उसकी पुस्तक रेहला में मोहम्मद बिन तुगलक की शासन व्यवस्था का वर्णन किया गया है और मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में इब्न बतूता को दिल्ली का काजी नियुक्त किया गया था। ये भी समझ गए। अगला क्वेश्चन है कि होली त्यौहार के सार्वजनिक उत्सव में भाग लेने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? वो था आपका मोहम्मद बिन तुगलक। देखिए, मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली का प्रथम सुल्तान था जो हिंदुओं के त्यौहार होली में शामिल होता था। उसने नस्ल और वर्ग विभेद को समाप्त करके योग्यता के आधार पर अधिकारियों को नियुक्त करने की नीति अपनाई। दिल्ली सल्तनत की सीमा का सर्वाधिक विस्तार इसी के शासनकाल में हुआ, परंतु इसकी क्रूर नीति के कारण राज्य में विद्रोह आरंभ हो गया। तो देखिए, ये जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ ना, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसे ही पूछी जाती है क्वेश्चन, और वो अपना एग्जामिनर जो है बनाकर सोच समझकर क्वेश्चन डालते हैं। हो सकता है ये क्वेश्चन ना पूछे, लेकिन इसके आधार पे आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसीलिए जब आप ध्यान से पढ़े रहेंगे, ध्यान से समझे रहेंगे, तो आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठने के बाद ये नहीं कह सकते कि मैं पढ़ के नहीं गया। ठीक है। और जैसे कि आपका यूपी टेट, एस टेट, सी टेट है ना, एसएससी, बैंक, रेलवे, जीडी, कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो मैं आपके लिए नए नए टॉपिक पे वीडियो लाते रहूँगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। किशोरी झा जी के चैनल है, आप इस पे जीके और जीके से रिलेटेड सारे टॉपिक मिलेगी, सारे सब्जेक्ट से। और आपका हिंदी जो है वो हिंदी से भी टॉपिक में लाते रहूँगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए फ़ोन में, ताकि आपके फ़ोन में नोटिफिकेशन जाए। और इस टाइप से मेरा और एक चैनल है किशोरी झा म्यूजिक चैनल, आप उसे भी सब्सक्राइब कीजिए
उस पर मैं भागवत भजन कीर्तन से रिलेटेड वीडियो डालता हूँ, तो उस पर मेरा फेस भी शो होगा, आपको देख सकते हैं। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस दिल्ली सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण बताया। 4 ऑप्शन है जिसमें राइट आंसर है मोहम्मद बिन तुगलक। देखिए, मोहम्मद बिन तुगलक को इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण बताया है क्योंकि उसकी अधिकांश नीतियाँ सैद्धांतिक होती थी, न कि व्यवहारिक। वह ज्ञानी तो था, परंतु वर्तमान की स्थिति को न देखकर वह भविष्य की नीतियों पर अधिक जोर देता था। मैं बता दूं, वीडियो को आप पूरा एंड तक देखें, तभी आप सारे क्वेश्चन को कवर कर पाएंगे। तो इस तरीक़ा से अगला क्वेश्चन है कि किसने सन 1329 ईस्वी से 1330 ईस्वी के मध्य तांबे के सिक्कों के प्रतीकात्मक रूप में मुद्रा चलाई थी। 4 ऑप्शन है, राइट आंसर है मोहम्मद बिन तुगलक। देखिए, मोहम्मद बिन तुगलक ने 1329 से 1330 ईस्वी के मध्य चांदी और सोने के सिक्के के स्थान पर तांबे की प्रतीकात्मक मुद्रा को प्रचलन में लाया, परंतु लोगों ने अपने घरों में ही टकसाल बनवाकर मुद्रा का निर्माण करना प्रारंभ कर दिया, जिससे यह नीति असफल रही। इसकी प्रेरणा सुल्तान ने मंगोल शासक कुबलई खान से ली थी। देखिए, अगला क्वेश्चन है, लोदी वंश किसके द्वारा स्थापित किया गया था। 4 ऑप्शन है जिसमें राइट आंसर है आपका बहलोल लोदी। तो लोदी वंश किसके द्वारा स्थापित किया गया था, तो बहलोल लोदी के द्वारा। बहलोल लोदी ने अंतिम सैयद शासक अलाउद्दीन आलम शाह को अपदस्थ कर लोदी वंश की स्थापना की और इस वंश का शासनकाल 1451 से 1526 ईस्वी तक था। बहलोल लोदी अफगानों की एक महत्वपूर्ण शाखा शाहू खेल से संबंधित था। वह कभी सिंहासन पर नहीं बैठता था। तो मैं आपको बिहार से रिलेटेड भी जीके लाऊंगा जो बीपीएससी क्वेश्चन में पूछी जाती है, तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अगला क्वेश्चन है कि लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था। तो देखिए, लोदी वंश का अंतिम शासक जो था ये इब्राहिम लोदी थे और लोदी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी था। बाबर ने 1526 ईस्वी में इब्राहिम लोदी को पानीपत के प्रथम युद्ध में पराजित किया एवं मुगल साम्राज्य की नींव रखी और इब्राहिम लोदी युद्ध स्थल पर मारे जाने वाला दिल्ली सल्तनत का प्रथम और अंतिम सुल्तान था। ये भी क्वेश्चन समझ गए। अब देखिए, अगला क्वेश्चन है, और कुछ क्वेश्चन है 1-2 ठो, तो आप ध्यान से समझिए क्वेश्चन को। निम्न में से किसने गुलरुखी उपनाम से अपनी कविताओं की रचना की। 4 ऑप्शन है जिसमें राइट आंसर है सिकंदर लोदी। देखिए, सिकंदर लोदी गुलरुखी उपनाम से फारसी में कविताएं लिखता था, ठीक है, और वह शिक्षित और विद्वान था। सिकंदर लोदी एक योग्य शासक सिद्ध हुआ। इसने भूमि की पैमाइश के लिए गज ए सिकंदरी का प्रचलन करवाया, चुंगी तथा व्यापारिक कर हटा दिए, जिससे अनाज, कपड़ा एवं आवश्यकता की अन्य वस्तुएं सस्ती हो गई। देखिए, 25वां नंबर क्वेश्चन है कि आगरा शहर का संस्थापक कौन था। 4 ऑप्शन है जिसमें राइट आंसर है सिकंदर लोदी। तो आगरा शहर का जो स्थापना किए थे सिकंदर लोदी ने किए थे। देखिए, सिकंदर लोदी का शासनकाल 1489 से 1517 ईस्वी तक रहा और 1504 ईस्वी में सिकंदर लोदी ने आगरा शहर की स्थापना की थी एवं 1506 ईस्वी में उसने अपनी राजधानी दिल्ली से आगरा स्थानांतरित की। सिकंदर लोदी ने मुहर्रम और ताजिया निकालना बंद कर दिया तथा मस्जिदों को सरकारी संस्थाओं का रूप प्रदान करके उन्हें शिक्षा का केंद्र बनाने का प्रयत्न किया। तो ये रहा आगरा शहर का संस्थापक सिकंदर लोदी के बारे में। आप देखिए, ये लास्ट आपका क्वेश्चन है 27 तक। तो दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान द्वारा अंतिम रूप से गुलाम तुर्कों के समूह चालीसा को समाप्त किया गया। वो 4 ऑप्शन है जिसमें राइट आंसर है बलबन। तो बलबन ने अंतिम रूप से गुलाम तुर्कों के समूह चालीसा को समाप्त कर दिया क्योंकि यह समूह सुल्तान के विरुद्ध होने वाले षड्यंत्रों का केंद्र था। बलबन स्वयं समूह चालीसा का सदस्य रह चुका था, इसीलिए वह इनकी षड्यंत्रकारी गतिविधियों से अवगत था।
ये भी क्वेश्चन समझ गए। लास्ट क्वेश्चन है, देखिए 27 नंबर क्वेश्चन। दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने सर्वप्रथम राजत्व सिद्धांत की विस्तार से व्याख्या की? 4 ऑप्शन में राइट आंसर आपका बलबन। तो बलबन दिल्ली सल्तनत का प्रथम ऐसा सुल्तान था जिसने अपने राजत्व सिद्धांत की विस्तार पूर्वक व्याख्या की, और उसके राजत्व सिद्धांत के महत्वपूर्ण तत्व थे राजवंशज, अर्थात राजा को राजवंश से संबंधित होना चाहिए। राजत्व को देवीय संस्था मानते हुए बलबन ने कहा कि राजा पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि अर्थात नियामत एक खुदाई होता है, अतः उसका स्थान केवल पैगंबर के पाश्चात्य। बलबन ने ईश्वर, शासक तथा जनता के बीच त्रिपक्षीय संबंधों को राजत्व का अधिकार बनाना चाहा। तो ये रहा आपके बीच मोस्ट इम्पोर्टेंट इतिहास से क्वेश्चन, और इस टाइप से और भी आप वीडियो पाना चाहते हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि आपके फ़ोन में पर डे नोटिफिकेशन जाए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।